दोस्तों आज हम ये आए हैं रायपुर का वालफोर्ड सिटी है। यहाँ पे पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर अग्रवाल जी का निवास है। मेरे साथ हैं अजय अवस्थी जी, प्रसिद्ध साहित्यकार, और इनके मार्गदर्शन पे मैं यहाँ तक पहुँचा। किशोर अग्रवाल जी की एक कुछ दिन पहले ही रायपुर में किताब की विमोचन हुआ था जिसका नाम था गंधार नरेश शकुनी। तो उस गंधार नरेश शकुनी की किताब के ऊपर में उनके विचार और उनकी लिखने की क्या प्रेरणा थी, क्या चीज़ें थी, इसको जानने के लिए मैं आज अवस्थी जी के साथ में अग्रवाल जी के यहाँ पहुँचा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब। आइए आइए जब जी आपकी एक किताब का विमोचन था गंधार नरेश शकुनी, जी थोड़ा सा उस किताब को मैंने पढ़ा भी, भावों को समझने का काफ़ी कुछ प्रयास किया। बाकी भाव मैं आपको समझूंगा जो दर्शकों को बताया जाएगा, और बेहतर हो कि आपकी जुबानी बताया जाए। पर उसके पहले जब यहाँ पहुँचा हूँ तो अजय भाई ने एक और बात बोली कि आपको चित्रकला का भी बड़ा शौक है और आप एक अच्छे चित्रकार हैं, पेंटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा पेंटिंग अगर आप हमें दिखा दें तो फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर जी, आपकी 3 किताबें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ जी, 4 हैं ये। अच्छा, चौथी, अच्छा उधर देखिए। हाँ, मैं ये बस यूं ही नहीं देख पाया था, यूं ही हो गया। हाँ जी पर सबसे पहले मैं जिगरा कर लूँ आपकी शकुनी की कैरेक्टर के ऊपर में, जी बीच में रखी है, फिर करता हूँ। जी ये शकुनी का जो कैरेक्टर, महाभारत में तो बहुत सारे पात्र हैं। जी यूं कहूँ कि कोई नायक है तो ये कहना गलत हो जाएगा कि नायक केवल एक ही है, वो कृष्ण है। जी। मगर शकुनी का कैरेक्टर आपको क्यों प्रभावित किया? देखिए, काफ़ी समय से हम्म महाभारत जीवन के विभिन्न पहलुओं में आता रहा, और इतना आश्चर्यजनक इतिहास है वो भारत का, हम्म जो एक युग विशेष की घटनाओं के बावजूद हम्म आज की तारीख में भी वो बिल्कुल सामयिक है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। लोगों का बातचीत, बर्ताव, व्यवहार वही चल रहा है। हम्म इसी के बीच में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी देखा, आम अपने ज़िंदगी में भी देखा हम्म कि हम बड़ी जल्दी लोगों के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। हम्म किसी व्यक्ति को उसकी ख्याति से पकड़ने लगते हैं, हम्म। भले ही आपको उसका कोई निजी अनुभव ना हो। ठीक है। शकुनी का जो एक चरित्र है महाभारत में, हम्म आप देखेंगे कि अगर कथा को श्री कृष्ण पॉजिटिव वे में आगे ले जा रहे हैं, हम्म तो उसके पैरेलल शकुनी खड़ा है जो उसकी हम्म निगेटिव सारी योजना को क्रियान्वित भी करता है, हम्म प्लानिंग भी करता है, और उनको प्रैक्टिकली सामने लाता भी है। बिल्कुल। परंतु कहीं ये बात महाभारत में पढ़ने में भी आई, और जो कोरोना काल में महाभारत जब सीरीज चल रही स्टार्ट थी हुआ। दोनों प्रकार की, हम्म। तो बाय द वे देख लेते थे कभी कभी, तो जी। उसमें कहीं एक जगह कृष्ण ने कहा हम्म कि अ, अगर इस महाभारत में हम्म या इस पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति मुझको चैलेंज दे सकता है तो शकुनी है। ठीक है। मैंने किसी सीरियल में ये भी देखा कि वो और चरित्रों पे तो बहुत भारी है, हम्म शकुनी के साथ उन्होंने प्रभास क्षेत्र में गेंद खेलते हुए दिखाया। ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण के साथ खेलने की भूमिका में हो, हम्म उसका चरित्र कितना अंदर से मगर विशाल होगा। किशोर जी ठीक है, कृष्ण के साथ उसने एक तरह से चैलेंज किया। और महाभारत की पुरुष में कहें तो दो ही पात्र हैं, शकुनी और कृष्ण। पूरा महाभारत द्वंद्व जो है, कहा जाए दोनों ने ही खेला है। लेकिन एक बात होती, जिस महाभारत में शकुनी को एक कहा जाए विलन के रूप में प्रस्तुत किया गया, षड्यंत्रकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, उसे आपने केंद्रीय पात्र बना दिया। वही मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था कि हम जजमेंटल होते हैं। हमको शकुनी का जो पहलू हम्म कथा में दिखाई दिया, हम्म और सीरियल भी कह लीजिए, सीरियल में दिखाई दिया, सीरियल में दिखाई दिया। लोगों ठीक है। तक इन्हीं माध्यमों से पहुंचा है। हम्म बड़ी जल्दी हमने उसको एक कपटी मामा, धूर्त मामा हम्म और पांडवों को दुख देने वाला हम्म इस रूप में देखा, और हमने देख लिया कि ये आदमी गड़बड़ है, अगर ये नहीं हो तो हमारे पांडव सुरक्षित हैं, चलिए, और उसका क्या एक चरित्र ये बन गया। जो पूरा चरित्र केवल महाभारत से है, या कुछ ऐसा पुलिस विभाग में रहते रहते कोई ऐसा किरदार भी तो नहीं था कि धूर्तता का दिखाई दिया हो तो आपको शकुनी की याद आई हो, और जी फिर आप जी अभी अभी आपने किताब में दे दिया हो तो जी। पूरी नहीं, मैं वही मेरी बात आप
आपने कह दी कि मैंने देखा कि बहुत सारे बदमाश, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका एक जाहिरा चरित्र था, जब हम उनकी हिस्ट्री में गए, जब उनको अंदर से देखा, तो पता लगा कि उनके अंदर भी इंसानियत है, मानवता के गुण रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी उसके साथ जुड़ी कि वो आज जो दिख रहा है वो बना। तो शकुनी के लिए भी मन में जिज्ञासा थी, तो मैंने इसको खोजना शुरू किया, जो भी चीज़ें उपलब्ध हुई। तो मैं एक तरह से फ्लैशबैक में गया अब शकुनी के। ठीक है। वहाँ मैंने देखा कि ये एक बड़े शांत और बड़े स्थापित राज्य का राजकुमार, सुबल का लड़का, सबल का लड़का, और सुदीर्घा इनकी सुधर्मा इनकी माँ, वो अपने से राज्य में सेना भी नहीं रखते थे बिल्कुल। कि उनका किसी से झगड़ा नहीं है, तो सेना का भी खर्च नहीं था, न इनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा थी, और आराम से अपना जीवन जी रहे थे। ठीक। वहाँ पर हमारे महाभारत के पितामह भीष्म इनके प्रदेश में पहुंच करके और इसकी बहन का हाथ मांग लेते हैं अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए। और ये एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने एक छोटे से टीले के रूप में थे, तो उसका प्रतिकार ये कर नहीं सकते थे। उस दुखी मन और विवशता की स्थिति में अपनी एक खूबसूरत बहन जो अंधेरे से डरती थी, उसकी शादी एक अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से इसके पिता को करनी पड़ी। ये मन से तैयार नहीं था, और उस दर्द को इसने भीतर से महसूस किया कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके एक दबाव में समाज की एक व्यवस्था के अंतर्गत उसका एक तरह से अपहरण सा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, उसमें इसने आपने प्रतिज्ञा ली हाँ, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस भीष्म और इसके वंश का नाश कर दूंगा। चलिए, क्या आम जीवन में ऐसी भी चीज आपको देखने को मिली पूरे पुलिस की जो आपका समय गुजरा है, जो कार्य क्षेत्र रहा है, जब आप कुछ अपराधियों के साथ इंटरेक्ट हुए होंगे, उनकी भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो क्या जो अपराध हो रहे हैं, अपराधियों को आप पकड़ते हैं, तो क्या कभी लगता है कि उनके पीछे भी, अपराध करने के पीछे कुछ शकुनी जैसा प्रतिशोध की भावनाएं पैदा हुई, इसलिए भी ज्यादा मैं अपराधी तो बने? ये कहूँगा कि हम अगर आदतन 15-20% अपराधियों को छोड़ दें, तो अधिकांश जो अपराधी होते हैं उनको परिस्थितियां ही जन्म देती हैं। परिस्थिति जन्य ही होते हैं। तो अग्रवाल जी, किताबों की आपकी 4 है, काव्य संकलन भी है, कहानी भी आ गई। मैं बात चलता हूँ शकुनी की ओर। जी, शकुनी केंद्रीय पात्र आपको क्यों लगा? क्या चीज शकुनी में आपको फिर ऐसा दिखाई दिया? क्या शकुनी कहना चाहता है जो आप समझ पाए हैं, जो गंधार नरेश में ले आए हैं आप? शकुनी एक प्रतिशोध से भरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है। उपन्यास में आप पाएंगे कि सनय सनय वो पश्चाताप से भी भर रहा है। ठीक है। हाँ है। मानवीय संवेदना के रूप में अपनी बहन के लिए बाद में शकुनी का परिवार भी इस गलतफहमी में नष्ट कर दिया गया कि गांधारी विधवा थी और विधवा की शादी धृतराष्ट्र से हुई। बिल्कुल। जबकि वो उसकी कुंडली में किसी खराबी की वजह से कि प्रथम पति इसका मरेगा, जी हाँ, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक बलि पशु बकरे से विवाह करा के उसकी बलि देते हैं, ताकि वो टेक्निकली पहला पति विधवा हो जाए। वो उस तरह की विधवा थी। चलिए, ये कहानी पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, जो कि किताब की ओर झुकेंगे, झुकाव होगा। मैं ये कह रहा था कि शकुनी जो है वो अपनी योजना जो कौरवों को उसको नष्ट करना था, उसमें चलता हुआ कामयाब तो होता जाता है, परंतु कहीं ठिठकता है। और अच्छा चलो, एक चीज पूछा, जैसे कि ये भी दिखाया गया है कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र, खास करके दुर्योधन से बड़ा लगाव रखता था। हाँ, दुर्योधन उसका सबसे अच्छा भांचा था। मगर यहाँ पे जो किताब आप ही पढ़ रहे हैं, उस किताब में ये लगता है कि वो तो केवल दुर्योधन को नष्ट करना चाह रहा था। तो सच्चाई क्या होती है आपके हिसाब से, कि दुर्योधन उसको प्यारा था या दुर्योधन उसका मोहरा था? दोनों बात हैं। एक तरफ तो वो दृढ़ है कि वो कौरवों का नाश करेगा, ठीक है,
दूसरी तरफ अपनी बहन से प्यार भी करता है, अथाह प्यार था। और बहन के जाए बच्चों से हम्म, उसमें एक स्वाभाविक मोह हम्म, उत्पन्न हो गया था। जी, बाद में हाँ, वो हाँ, अपने भांजे भांजियों को हम्म, प्यार करने लगा था, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करता था कि उनके नष्ट होने में उसको कोई आंतरिक पीड़ा हो। हम्म, दोनों, वो बड़े विचित्र चरित्र को जी रहा था। बिल्कुल, वही बात उभारने की कोशिश की है कि मन स्थिति शकुनी की क्या थी, हम्म, और वो किन उतार चढ़ावों में चलता रहा, कैसे अपमानित होता रहा, जी, कैसे अपमान को जीता रहा, हम्म, अपने परिवार की मृत्यु को सहता रहा, हम्म, अपनी बहन के रोज होने वाले अस्वीकरण को सह सह करके रहा था, और हंस करके रहता रहा। हम्म, दूसरी तरफ वो एक बड़ा कूटनीतिज्ञ है, जिसने एक दूसरे सर्वथा संपन्न राज्य में हम्म, कैसे अपने लोगों को फिट किया, हम्म, कैसे उस राज्य की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण नियंत्रण स्थापित किया, किया, बिल्कुल, कैसे सारी सूचनाएं जो हमारा पुलिस में इंटेलिजेंस होता है, जी, कैसे उसके हाथ में आ गया। ये सब चीज़ें भी इस किताब में देखने को। बिल्कुल। अच्छा किशोर भैया, एक चीज़ है, आप पुलिस विभाग में एक सफल अधिकारी रहे। आपके पास जो सर्टिफिकेट आया राष्ट्रपति जी का, ये अपने आप में गवाही दे रहा है कि जी आपका पूरा पुलिस का कार्यकाल काबिल तारीफ जरूर रहा होगा। जी और किताब शकुनी का जो केंद्रीय पात्र आपने रखा है जी अपनी किताब में, वह कहता है कि कहीं ना कहीं आप मुजरिम को मुजरिम की तरह नहीं देखते थे, जी आप उनके मनोभाव को समझते थे। शायद उसी को उकेरने की कोशिश आपने अपनी किताब में की है। जी पूरे सफल कार्यकाल में और मुजरिमों के मनोभाव और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे उनको भी आपने करीब से पढ़ने की कोशिश की है, ऐसा आपकी किताबों में पढ़ करके मुझे लगा। ट्रेनिंग में रहे हैं सब कुछ, तो कभी ऐसा लगा कि पुलिस विभाग में ये व्यवस्थाएं और सुधर जाती तो पुलिस विभाग और अच्छा होता? बिल्कुल। संवेदना जब छूटने लगती है जी, तो मानवता की कीमत हल्की हो जाती है। संवेदना जब छूटने लगती है तो मानवता की कीमत हल्की हो हल्की हो जाती है। जाती क्या बात। है संवेदना। आप जब इस डिपार्टमेंट में आते हो, हम्म, फ्रेशर, चाहे सब इंस्पेक्टर आए, डीएसपी आए, आईपीएस आए, जी, उस समय आप पढ़े लिखे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और बहुत सारे भावों से भरे हुए आते हो, और हर एक में कूट कूट के संवेदना भरी हुई होती है। उस वक्त वो कुछ कर गुजरने, की रहती कुछ है। परिवर्तन लाने हाँ, की स्थिति में होता है। बिल्कुल, कई लोग उसको बचा ले जाते हैं और कायम रखते। मैं समझता हूँ कि समाज के लिए ऐसे ही व्यक्ति सबसे उपयोगी अधिकारी साबित होते हैं। कुछ को विभाग को चलने लगता है, और जैसे उनकी संवेदना हटी हाँ, तो उनके भीतर आदमी को परखने का जो उनका एक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। हम्म, अगर समाज में संवेदना के साथ अगर कोई अधिकारी काम करता है, तो समाज ने पुलिस बनाई है, तो उस समाज के लिए पुलिस तब काम कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पुलिस अपने लिए काम करेगी तो समाज पीछे छूट जाएगा। शकुनी के किरदार को इतनी अच्छाई से कैसे उभार पाता है, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो उसके आजू बाजू अच्छे लोग नहीं होते। तो क्या शकुनी इसीलिए पसंद आ गया एक पुलिस ऑफिसर को? पसंदगी की बात नहीं है। आप कोई भी बात कहते हैं, हाँ, कोई प्रतीक आपको लेना पड़ता है जी। कि उसको केंद्र में रख के आप कोई बात कहें। जी, एक तो मेरा पेशा कुछ 30 साल तक ऐसा रहा हाँ, कि जिसमें बदमाशों का अन्वेषण करने का एक स्वभाव बन गया है। बिल्कुल, तो जीवन में जो भी लोग मिलते हैं तो एक अन्वेषक दृष्टि लेने अंदर स्वाभाविक रूप से बन जाती है। ये पात्र भी कुछ इसी तरह से वैसे तो सपनी मामा को बच्चे सभी जानते हैं, मैं भी जानता था, जी, पर मैं जो आपको मैंने परिस्थितियाँ पहले बताई, उनमें जब मैं इसके नज़दीक गया तो मैंने इसको एनालाइज किया और आज की सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की कि वो एक बड़ा किरदार था, लाइमलाइट में था। अपने भीतर भी, सोसाइटी में भी बहुत से शकुनी घूमते हैं। आज के पड़ोस में भी शकुनी है, परिवार में भी शकुनी हो सकता है। तो उन लोगों की अपनी एक कहना चाहिए फितरत होती है, जी, किन कारणों से बनती है वो अलग अलग हो सकते हैं। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो जजमेंटल मत होइए। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या काम कराते हैं, किसी के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है या किसी ने मिलवाया,
तो एकदम कोई धारणा मत बनाइए, किसी जगह कोई आके रहता है, पड़ोस में आ गया, किसी ने कुछ बता दिया, आपने धारणा बना ली। जी हाँ। क्यों कि किसी ने बता दिया तो आप मान गए। तो शकुनी को जो एनालाइज किया कि क्या ये वास्तव में इतना ही बड़ा खलपात्र था या इसके पीछे कोई कहानी है। तो कुछ कहानी जो मिली जी जैसी भी थी, वो मैं दावा नहीं करता कि वो कोई आध्यात्मिक दृष्टि से या कोई इतिहास की दृष्टि से एक स्थापित तथ्य है। सारी आपकी तरह ही मेरी भी जानकारी है, बिल्कुल उस तरह से उसको खोजा, जो कुछ मिला मैंने किताब में उसको एक अच्छे कथानक में पिरो कर तो मैं एक और लेता हूँ, महाभारत के जब किस्सा पढ़ते हैं तो आपने कहा शकुनी मामा को सब जानते हैं, मामा और भी थे वहाँ पे, मामा कंस भी था, मामा शल्य भी था जी। पर जब मामा का नाम आता है तो नाम शकुनी का ही आता है। तो अब शकुनी के किरदार के माध्यम से किशोर अग्रवाल जी पूर्व आईपीएस क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये भी बहुत वो जो मामा थे हाँ, उसमें कंस को तो हम छोटा नहीं कह सकते जी क्योंकि कृष्ण का उत्तरार्ध जो है उससे बंधा है। शल्य का जो है वो एक छोटा किरदार था उसकी। हाँ। हालांकि भूमिका लास्ट में महाभारत के दिनों काफी में बड़ी काफी युद्ध बड़ी में है। थी, बिल्कुल। युद्ध में थी। उनकी अपनी एक भूमिका थी। शकुनी ने ये खुद भी महसूस किया, मेरे उपन्यास में बात आई है कि वो अपना एनालिसिस करता है कि वो हंसता मुस्कुराता संवेदनशील राजकुमार जो किसी से लड़ता नहीं था और अपनी बहन के अंधेरे को दूर करने के लिए जो छोटे छोटे जुगनुओं को इकट्ठा करके उसके कमरे में प्रकाश भरता था, वो धीरे धीरे कैसे बदलता जा रहा है। वो जो चीज़ सोचता था करता था उसकी आवृत्ति उसके चेहरे पे छपने लगी थी और धीरे धीरे वो एक कुटिल व्यक्ति के रूप में दिखने लगा, बनने लगा। वो खुद भी अपने आप को पहचानने में असमर्थ हुआ और उसको इतिहास ने भी नहीं पहचाना। अब कहने वाली बात जो है समाज से वो ये है कि जहाँ भी स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा वहाँ महाभारत होगा। महाभारत कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा, ये अदृश्य प्रश्न हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। परंतु स्त्री की अस्मिता उसको कमतर आंकने की जहाँ भी कोशिश होगी वहाँ पे महाभारत होगा बहुत और अच्छा। वहाँ शकुनी जन्म लेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी। अगर गांधारी के साथ ये अन्याय हुआ। अनवांटेड नहीं होता जी तो महाभारत की नींव नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। द्रौपदी लाइमलाइट में आती है बिल्कुल। परंतु द्रौपदी के बहुत पहले और गांधारी के भी बहुत पहले जब काशी में काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को विवाह के लिए चित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए भीष्म ले आते हैं, हरण करके ले आते हैं। नींव वहाँ भी पड़ गई नहीं वहीं से पड़ी थी और दोबारा रिपीट हुई गांधारी के के राइट और तीसरी बार रिपीट हुई द्रौपदी के समय। बहुत तो अच्छा। पहला तो ये संदेश है स्त्री की कि अस्मिता, स्त्री की अस्मिता से खिलवाड़ जब भी होगा और जो जो उसमें सहभागी होंगे वो महाभारत वो सारे मारे जाएंगे। बहुत अच्छी। बहुत सही, बहुत आज के समय में बहुत प्रासंगिक। दूसरी बात, आप अपने कृत्य को कितना भी जस्टिफाइड कर लें, आप उसको औचित्यपूर्ण ठहरा सकते हैं और कई बार हमें लगता भी है कि शायद वो ठीक कर रहा है, लेकिन जब भी आप अपने प्रिय जनों को, बंधु बांधवों के हितों को त्याग करके उनको अपनी शतरंज का मोहरा बनाना चालू करते हो, महाभारत तब तक शकुनी आएगा, तब शकुनी आएगा, महाभारत फिर होगा। बहुत अच्छी बात। ये लोग मारे जाएंगे और शकुनी जन्म लेते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को अगर समझते हैं हम, किताब कोई संदेश दे पाती है तो समाज के लिए 3 संदेश मैंने देने की कोशिश की है। जी। अब मैं कितना इसमें सफल होता हूँ, पढ़ने वाला कितना चैतन्य है, इस पे भी निर्भर है और ये भी संभव है कि मैं वो चीज़ लिख पाया नहीं लिख पाया। जी। कुछ दिनों के एनालिसिस के बाद जब मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं कुछ कह पाऊँ। बहुत अच्छी बात। तो चलिए मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद थे किशोर अग्रवाल जी, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, डीआईजी से रिटायर हुए हैं आप छत्तीसगढ़ में। इनकी आज हमने कई प्रकार की पहलुओं को छूने की कोशिश की। सबसे खास बात ये
कि ये एक ऑफिसर जो हमेशा कड़क कहा जाता है, जिसको आकर्षण वर्दी को देख के आप भी हुए थे, लेकिन उसके अंदर में एक सहृदय व्यक्ति बैठता है जो संवेदनाओं को के साथ जीना जानता है। वो इस किताब के अंदर में आपको दिखाई देगा, जिसे खलनायक के रूप में पूरे इतिहास में परोसा गया। उसके मनोभाव को, उसके दुख को, उसके पश्चाताप को भी आपने बड़े बखूबी से उतारने की कोशिश की और समाज को एक संदेश पहुंचा दिया कि जब जब आप नारी का अपमान करेंगे, जब जब आप उसे पीड़ा पहुंचाएंगे, तब तब शकुनी आएगा और तब तब महाभारत होती रहेगी। आप नारी का सम्मान करते रहिए और अपना सम्मान बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ।